सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मित्रों, आज हम लोग बुद्ध के ऊपर बात करेंगे, बुद्ध के विषय में जानेंगे। बुद्ध एक कुमार ग्रह है। अब शास्त्रों में इसकी जो व्याख्या करते हैं कि इसको एक राजकुमार मानते हैं कि छोटा ग्रह है, 14-15 साल का जो है, किसी के प्रभाव में आ सकता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। तो अगर खगोलीय दृष्टि से भी देखें तो चंद्रमा जैसे ही पृथ्वी के नज़दीक है, वैसे ही सूर्य के नज़दीक जो है बुद्ध है। और बुद्ध का अपना कोई वायुमंडल भी नहीं है, उसका आकार भी छोटा है, पिंड भी वो छोटा है, तो उसमें वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो दूसरे ग्रहों में ज़्यादा है, बुद्ध में कम है। तो देखिए, जो शास्त्रों में कहानी के रूप में बताई गई है वही चीज़ है कि कमज़ोर ग्रह है वो। जब वो कमज़ोर ग्रह हमारे शास्त्रों में उसको बालक के रूप में उसको प्रतिनिधित्व दिया गया है कि वो राजकुमार है, बालक है, किसी के प्रभाव में आ सकता है, इसीलिए वो उभयलिंगी उसे कहा गया है। उभयलिंगी वो लिंग के सेंस में कि कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं, जैसे कि सूर्य, मंगल, गुरु जो है पुरुष ग्रह को का प्रतिनिधित्व करते हैं ज्योतिष में। शनि, बुध, शनि, शुक्र और चंद्रमा स्त्री ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो उभयलिंगी है, जो कमजोर है, तो वो अगर पुरुष ग्रहों के साथ आएगा तो उनके प्रभाव में चला जाएगा, पुरुष संतान देगा, और स्त्री ग्रहों के प्रभाव में आएगा तो स्त्री संतान दे देगा। डुअलिटी इसके भीतर, मतलब कमजोर होने की वजह से किसी के प्रभाव में आ सकता है। वो शुभ ग्रहों के प्रभाव में आएगा तो शुभ फल दे देगा, अशुभ के साथ आएगा, मतलब किसी के जिसके साथ वो बैठा हो या जिसकी भी दृष्टि आ रही हो तो वो उसके अनुसार वो फल देने लगता है। तो बुद्ध जो है, मैं कोई भी ग्रह समझाता हूँ तो मेष राशि कुंडली बनाते हूँ, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली, ये मेष से ही, प्रथम घर से ही काल पुरुष की कुंडली की शुरुआत होती है। तो बुद्ध जो है वो मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी है। मिथुन तीसरा घर कुंडली का, और जो है काल पुरुष की कुंडली का, और छठा घर जो है कन्या का वो स्वामी है। और वो कन्या राशि में, जो उसकी खुद की मूल त्रिकोण राशि है, कन्या राशि में वो उच्च का होता है, और वो मीन राशि में नीच का होता है। बृहस्पति की राशि मीन राशि में वो नीच का होता है। और इसके जो नक्षत्र है, ये ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि कर्क राशि में पड़ता है, ज्येष्ठा नहीं, आश्लेषा नक्षत्र। मैं चंद्रमा के दिन बात कर रहा था कि आश्लेषा बुद्ध का नक्षत्र है, लेकिन वो नाग उसका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उग्र नक्षत्र है वो आश्लेषा नक्षत्र। वृश्चिक राशि में जो है ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ता है, ये भी जल तत्व राशि, और मीन राशि में जो है वो रेवती नक्षत्र पड़ता है। ये तीनों ही जो नक्षत्र हैं जल तत्व राशियों में पड़ते हैं, लेकिन जो आश्लेषा है वो थोड़ा उग्र नक्षत्र है। हाँ, बुद्ध की तीनों ही जो नक्षत्र हैं वो उसके जो आखिरी चरण है वो गंडमूल में पड़ता है। केतु के तीनों नक्षत्र, अश्वनी, मघा और मूल का प्रथम जो उसका पद होता है, प्रथम चरण जो होता है वो गंडमूल में पड़ता है। जो हम लोग कहते हैं ना, बच्चा सतैसा में पढ़ा है, गांव में होता है कि पिता मुंह नहीं देखेंगे, वो यही बुद्ध का ही नक्षत्र होता है। बुद्ध का आखिरी नक्षत्र, पूरा नक्षत्र नहीं, आखिरी नक्षत्र जो है गंडमूल में पड़ता है। 4 चरण होंगे, आखिरी चरण जो है आश्लेषा का भी, ज्येष्ठा का भी और रेवती का भी जो है वो गंडमूल में पड़ता है। ठीक है। अब जो है बुद्ध का जो है वो कुमारा अवस्था का ग्रह है, बालक है, तो किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के प्रभाव में आ जाता है वो। बुद्ध के मित्र जो हैं सूर्य और शुक्र उसके मित्र हैं, इनके साथ वो सहज महसूस करता है। सूर्य बुद्ध अगर साथ में हो तो बुधादित्य योग भी देता है वो। सूर्य शुक्र के कॉम्बिनेशन में अच्छा बिजनेसमैन, हर चीज़ के लिए बेटर होता है। अगर कुंडली में कारक ग्रह भी हो तो बहुत ही अच्छा है। चंद्रमा को शत्रु मानता है। चंद्रमा वाले वीडियो में मैंने बताया था कि चंद्रमा बुद्ध को अपना शत्रु नहीं मानता है, लेकिन बुद्ध जो है चंद्रमा को शत्रु मानता है। इसीलिए कारण चंद्रमा की राशि में जो बुद्ध का नक्षत्र भी है वो उग्र नक्षत्र है। और ये शनि, मंगल, गुरु, ये इन सबको सम मानता है। चंद्रमा को छोड़कर ये किसी को भी शत्रु नहीं मानता, सबको ये सम मानता है। चंद्रमा जो है मिथुन राशि में और अगर कन्या राशि में हो तो ये एक इंटेलेक्चुअल राशि है। चंद्रमा या लग्न अगर है बुद्ध का है तो प्रति उत्पन्न मति जिसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके लिए बुद्ध ही रेस्पॉन्सिबल है। व्यक्ति को चतुर बना देता है। देखिए, विजडम जो है, ज्ञान जिसको कहते हैं, वो बुद्ध की वजह से मिलता है। बहुत वेद उपनिषदों का ज्ञान हुआ, या विजडम, डेप्थ, नित्य अनित्य विवेक जो होता है, शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है, ये सब ज्ञान जो है वो बृहस्पति की वजह से मिलता है, जिसको प्रज्ञा ऋतंभरा कहते हैं। लेकिन जो सांसारिक जो इंटेलिजेंस होती है, प्रति उत्पन्न मति, तुरंत जवाब दे देना, वो हंसी मजाक करने, बुद्ध जो है एक कम उम्र का बालक है तो हंसी मजाक खूब करता है। जो कॉमेडी वाले सारे हैं वो बुद्ध के प्रभाव से बने हुए लोग हैं। और चतुर बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है। ये गंजे को कंघी बेच गया, इसलिए ये सेल्समैन अच्छा हो सकता है। बहुत ही अच्छा वक्ता होता है, वाक्पटु होता है, तुरंत बिल्कुल हाजिर जवाब जिसको कहते हैं, वाक्पटु होता है, चतुर होता है।
तो इन सब चीज़ों के लिए अगर पॉलिटिकल भी अगर बात करें तो पॉलिटिकल एनालिसिस अगर करना हो, राजनीतिक सूझबूझ के लिए भी बुध बहुत अच्छा है। बुध गुरु के कॉम्बिनेशन अगर IAS वगैरह या बड़ी ऐसी नौकरियों पर जाना तो सूर्य वगैरह, सूर्य गुरु तो मजबूत होना चाहिए, लेकिन बुध वगैरह जो होता है तो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके चले आए। गुरु ज्ञान है, उसको मन करेगा बोलेगा, कभी वो कम भी बोलेगा, लेकिन बुध जो है हमें एक्सप्रेसिव बनाता है। बुध जो है उस ज्ञान को बाहर प्रदर्शित करता है। बुध की ये क्वालिटी है। बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्ञान और उस ज्ञान को बोलने की क्षमता, ये दोनों ही दे देता है। अब बुध की दोनों ही राशियां, मिथुन भी बुध की राशि और कन्या भी राशि है, और दोनों ही द्वैत। बुध को विष्णु रूप कहा गया है कि विष्णु का प्रतिनिधित्व इसको माना गया है। अब विष्णु रूप शनि जो है वो अद्वैत का कारक है और बुध जो है द्वैत का है। अद्वैत क्या है कि सिर्फ वो ब्रह्म है और सब कुछ भी नहीं। तो शनि पृथकताजनक ग्रह है, हर चीज से सेपरेशन, ये भी छुड़वा देता है, वो भी छुड़वा देता है, सब छुड़वा के भीतर अपने भीतर ले आता है। उसको अद्वैत कहते हैं कि ब्रह्म ही जो है कि वही सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन बुध जो है वो भक्ति कराता है। बुध मतलब द्वैत, द्वैत मतलब दो, ईश्वर और भक्त। इसी तरीके से ये तो ईश्वर के सेंस में, इसी कारण वेद उपनिषद ये सब का ज्ञान भी बुद्ध को जो है ना बहुत अच्छा, कहीं उच्च के बुद्ध वाले या कन्या का प्रभाव वाले इन लोगों को मैं देखता हूँ कि हर चीज़, वैसे मिथुन वाले भी हर चीज़ का थोड़ा नॉलेज रखेंगे, लेकिन कन्या वाले भी नॉलेज रखते हैं। वेद उपनिषदों में अगर उच्च का बुद्ध वगैरह हो या बुद्ध का कॉम्बिनेशन हो तो बहुत इंटरेस्ट इनको भी होता है। मिथुन दोनों ही द्वि स्वभाव राशि है। टेंडेंसी अगर इस पर ज़्यादातर ग्रह आपके इस पर हैं, लग्न राशि ऐसा है, तो एक साथ दो काम करने की प्रवृत्ति होती है। द्वि स्वभाव का यहाँ यह भी अर्थ है और द्वैत का यह भी अर्थ है, मल्टीपल, कई एक से इनका, जैसे कि अगर इनको अगर सरकारी नौकरी भी करते हैं तो ट्यूशन वगैरह से भी कुछ पढ़ा के कमा लेने की टेंडेंसी जो है, बहुत नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। मतलब कि पढ़ाई का उम्र बीत भी गया हो, वैसे भी बुध वगैरह की महादशा चल रही हो तो पढ़ने उढ़ने में खूब मन लगता है और नंबर वगैरह भी अच्छे आते हैं अगर बुध शुभ प्रभाव में हो तो। लेकिन अगर उम्र बीत भी गई हो पढ़ाई वगैरह की, फिर भी बुध जो है वो पढ़ने की टेंडेंसी देता है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना उसे अच्छा लगता है बुद्ध के प्रभाव की वजह से। उसमें मिथुन हर चीज़ को थोड़ा जानने की कोशिश करता है। मिथुन के ये गुण है कि वो हर चीज़ थोड़ा जानना, एक्सपर्ट किसी में नहीं रहेगा लेकिन हर चीज़ थोड़ा जानेगा। कन्या जो है वो थोड़ा ज़्यादा गहराई से जानना चाहता है। वो पृथ्वी तत्व राशि है ना, ये वायु तत्व राशि है और द्वि स्वभाव है, तो वो थोड़ा सब चीज़ जानना चाहेगा। बीच में ही काम छोड़ देने की टेंडेंसी वैसे दोनों में भी होती है, लेकिन मिथुन में ज़्यादा होती है कि काम को बीच में ही छोड़ दिया। कन्या थोड़ा गहराई से हर चीज़ को जानना चाहता है। मिथुन इतनी चीज़ों को नहीं, जैसे मिथुन अगर 50 चीज़ में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेगा तो बुध जो है 40-35 में करेगा, लेकिन गहराई से करेगा। अगर पुस्तक भी पढ़ रहा है तो प्राकथन से लेकर लास्ट तक, मेरे शब्दों को हूबहू नहीं पकड़िए, वो ज़्यादा चीज़ों को लपेटने के चक्कर में रहेगा। वो बुद्ध की टेंडेंसी है और बुद्ध और इन दोनों में बहुत ही वाचाल होते हैं और दोनों की जो टेंडेंसी है वो फास्ट बोलने की है थोड़ा सा। लेकिन ये जो कन्या है इस पे कई बार जो होता है, कन्या लग्न और राशि के प्रभाव से व्यक्ति तेजी के साथ चीज़ों को बोलता है। थोड़ा तेजी मतलब जल्दी जो बोलने की टेंडेंसी होती है वो बुद्ध की वजह से होता है। और अगर ये सप्तम भाव से संबंध जोड़ रहा है, ये द्वि स्वभाव राशि अगर ये है और किसी की मैरिज टूट गई है तो अगर जानना चाह रहे हैं कि क्या दोबारा शादी हो सकती है, तो अगर डुअल राशि इस कारण दोबारा शादी के चांसेस बना सकता है। वैसे ही संतान के घर से अगर बुद्ध का संबंध है तो ये जो है ट्विंस बच्चे या ज़्यादा बच्चों की टेंडेंसी जो है वो मिथुन की वजह से आता है। बुद्ध का प्रभाव अगर दूसरे घर पे है और दूसरे घर का स्वामी भी अगर शनि राहु सूर्य सेपरेटिव प्लैनेट के प्रभाव में है, दूसरे पर भी अगर और बुद्ध पर भी इसी प्रकार के सेपरेटिव प्लैनेट का प्रभाव, तो बच्चे जो बचपन से हॉस्टल में नहीं रहते, माता पिता से दूर जो रहते हैं, कुटुंब, दूसरा घर कुटुंब का है तो उससे माता पिता से दूर रहना, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करने के उसे अवसर मिलेंगे, या फिर बच्चा थोड़ा कम उम्र में बिगड़ जाते हैं, घर से भागने की टेंडेंसी होती है, स्कूल छोड़ के बंक मार के कहीं और घूम रहे हैं, ये बुद्ध की वजह से। बुद्ध त्वरित प्रभाव वाला ग्रह है। अगर ये नवम भाव का स्वामी हो जाए तो बड़ा ही परोप, क्योंकि विष्णु रूप है, नवम भाव का अगर स्वामी हो जाए, लग्न में बैठ जाए, शुभ स्थिति में अगर हो तो बहुत ही परोपकारी भी बुद्ध जो है वो बन जाता है। इसको तीसरा घर कालपुरुष की कुंडली का जो है वो लेखन का घर है, हाथ का घर है, तो ये पत्रकारिता में, लेखन में, प्रचार माध्यम में, कम्युनिकेशन वाली जो चीज़ें हैं उस जगह ये ज़्यादा ही कंफर्ट महसूस करते हैं। अगर मंगल का प्रभाव होगा तो बुद्ध जो है वो क्राइम वाली चीज़ों को, पत्रकारिता में भी या दूसरी चीज़ों में क्राइम रिपोर्टिंग वगैरह से उसको इंटरेस्ट होगा। गुरु होगा तो बहुत ही सूझबूझ समझदारी वाला अच्छा मैच्योर पत्रकार हो जाएगा। हाँ, बुद्ध चंचल प्लैनेट है, चूंकि बालक है तो चंचल है,
लेकिन अगर ये शुभ ग्रहों के प्रभाव में आए, गुरु वगैरह के प्रभाव में आए, तो इसकी चंचलता कम हो जाती है। लेकिन शनि के प्रभाव में आए तो वो बहुत ही समझदार इसे बना देता है। शनि का प्रभाव अगर शुभ प्रभाव है तो ये चूंकि चंचल है और शनि का स्वभाव थोड़ा सा स्थिर है, दार्शनिक फिलोसफर टाइप का है, तो वो इसको जो है बुध को वो समझदारी वाले रास्ते पे लेके चला जाता है। इसकी चंचलता को बहुत हद तक वो डाइल्यूट कर देता है। और गुरु और बुध के कॉम्बिनेशन जो है अगर पत्रकारिता में भी देखें तो वो अच्छे पत्रकार तैयार करेगा। गुरु बुध जो है ज्योतिष वगैरह के लिए भी बुध पर अगर गुरु की दृष्टि आ रही है और ये दोनों साथ में संबंध जोड़ रहे हैं तो ये ज्योतिष के लिए भी अच्छा है। इसके साथ मंगल वगैरह भी लॉजिक वगैरह के लिए भी है, शनि एनालिसिस के लिए, तो इसका शुभ प्रभाव हो तो ये ज्योतिष वगैरह के लिए अच्छा है। वाणिज्य के लिए बुध जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वाणिज्य के लिए। और ज्योतिष में भी अगर मैं बात करूं तो ज्योतिष में पंचम भाव से अगर बुध का संबंध जुड़ रहा है, पांचवा घर भी अंतर्ज्ञान का है, बुध भी अंतर्ज्ञान थोड़ा रखता है, और अगर केतु वगैरह से भी संबंध हो तो ज्योतिष के लिए इसको काफ़ी ही अच्छा माना जाता है बुध का अगर इस तरीके से संबंध है। शतभिषा नक्षत्र से अगर संबंध बुध का हो जाए, कहीं से, शतभिषा वैसे राहु का नक्षत्र है लेकिन इसको शास्त्रों में जो है शतभिषा को ज्योतिष के लिए बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना गया। शतभिषा से अगर बुध का कॉम्बिनेशन जुड़ जाए जो ज्योतिष के लिए जो है वो बुध के लिए वो अच्छा इसको कहते हैं। बुध मीन राशि में, जल तत्व राशि, अगर इसमें चला जाता है तो नीच का हो जाता है। और फिर जरूरी नहीं कि ऐसा व्यक्ति अच्छा वक्ता ना हो। कई लोग हैं जिनका बुध नीच का है लेकिन वो वक्ता हैं, लेकिन उसके पीछे वजह है कि नौमांस में भीतर में कहीं वो अच्छी स्थिति में वो उनके प्लैनेट चले गए होंगे। नीच का बुध जो है वाणी की वजह से कई बार समस्याएं क्रिएट कर देता है और जो है कई बार हमारे बोलने की वजह से दिक्कत आए। बुध अगर खराब स्थिति में हो और पापी प्रभाव में हो मंगल वगैरह, तो बुध जो है डॉक्यूमेंटेशन, लेखन वगैरह से रिलेटेड चीज़ है। तो हम किसी के लिए अगर जमानत दे रहे हैं, किसी के लिए हम मदद करने के लिए गए और उसमें हम फंस जाए, बुध जब गड़बड़ हो तो ये जो छापा पड़वा देता है ये बुध की वजह से, कि अगर बुध के खराब प्रभाव में, इफेक्ट में अगर बुध हमारा है तो इस तरीके की चीज़ें जो है हमारे साथ हो सकती है। बुध अगर मंगल का कॉम्बिनेशन अगर गड़बड़ हो जाए तो बुध शनि सूझबूझ तो देता है, लेकिन बुध कहीं से भी अगर सप्तम और इन सब से हो और शुभ प्रभाव में ना हो, शनि के कॉम्बिनेशन हो इसी तरीके से सेपरेटिव, तो ये क्लीव नपुंसक भी बना सकता है व्यक्ति को, या वैवाहिक जीवन इसकी वजह से कष्ट में हो सकता है। बुध चूंकि बालक है, नपुंसक है, उभयलिंगी इसको हमने कहा कि अगर पुत्र संतान को अगर देखना है, गुरु मंगल सूर्य से संबंध है तो पुत्र संतान के लिए कारक हो जाएगा, और अगर वो शनि चंद्रमा और शुक्र से संबंधित है तो स्त्री संतान के लिए का प्रतिनिधित्व करेगा। बुध और चंद्रमा जो है कल्पना शक्ति को बहुत फिर फर्टाइल, वैसे तो है शत्रुता का संबंध लेकिन कल्पना शक्ति, इमेजिनरी कुछ गुण कुंडली के अकॉर्डिंग शुभ या अशुभ होते हैं, कुछ जो नैसर्गिक गुण होते हैं जब मिलेंगे तो उसका फल होगा ही। वो अलग बात है कि उसके नेगेटिव असर क्या होते हैं। जैसे गुरु और बुध और चंद्रमा अगर का संबंध है आपस में, नक्षत्रों में, राशियों में साथ में बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो जो कल्पना शक्ति है उसको लेखन का आकार देने के लिए, यात्राओं के लिए, यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए बहुत ही शुभ स्थिति है। बुध मंगल जो है आपको खोजी पत्रकार, बिल्कुल साहसिक पत्रकार बना सकता है, क्योंकि मंगल वाले दिन मैं बताया था कि मृगशिरा नक्षत्र जो है वो वृष और मिथुन में पड़ता है, जिसकी खोजी प्रवृत्ति भी है मृगशिरा की। वो शुक्र का ही, अगर मिथुन राशि में अगर प्लैनेट है और मृगशिरा में वो पड़ गया तो मंगल से संबंध जुड़ गया उसका, तो वो बिल्कुल खोजी पत्रकार जो है, साहसिक पत्रकारिता वो कर सकता है। लेकिन अगर व्यक्तिगत मिथुन कुंडली से अगर देखेंगे तो छठे घर का स्वामी हो जाता है मंगल, और चोरी का कारण बन सकता है। कहीं से भी अशुभ स्थिति में साथ में अगर उन लोगों का गठजोड़ नेक्सस हो तो चोरी, इसकी भी चोरी हो सकती है और ये भी चौर कर्म कर सकता है। चौर कर्म जरूरी नहीं है कि ये खुद से चोरी करे, लेखा में चोरी करे, अकाउंट्स में चोरी करे, ये क्योंकि अकाउंट्स लेखाकार इन सब चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह से संबंधित है। चोरी एक ही प्रकार की नहीं है, स्कैम करने की बात अगर कर रही हैं। कई ऐसे पत्रकार जो हैं खराब मंगल और बुध के प्रभाव वाले हैं कि पीछे पड़े हुए रहते हैं सरकार के, कि बिल्कुल उनकी उनकी नीतियों के पीछे ही पड़े हो, शुभ हो या अशुभ, मतलब अच्छा काम हो या बुरा काम हो, सरकार के खिलाफ ही बोलना है। जिसके ऊपर आग उगल रहे हैं बस उगले ही जा रहे हैं। तो ये नेगेटिव असर भी है बुध मंगल के इन कॉम्बिनेशन की वजह से, कि नेगेटिव तरह थॉट जो है बुध मंगल के प्रभाव में आ गया कहीं ना कहीं। इसी तरीके से अगर मिथुन लग्न है स्पेशली, तो मंगल जो है वो छठे घर का भी स्वामी हो जाता है, और 11वां घर जो छठे से छठा है, अगर वो जरा भी खराब प्रभाव में हो तो वो जो है वो मंगल का ये जो कॉम्बिनेशन है मिथुन लग्न के लिए, बुध के लग्न के लिए, मंगल बड़ा ही डैमेज करने वाला, चोरी करवाने वाला उसकी बार बार हो जाती है। मिथुन लग्न से जो पंचम भाव है, मंगल वहाँ से छठे घर का स्वामी हो जाता है, और छठे से छठा
एक मेष राशि जो वृश्चिक, इनका स्वामी होकर संतान का घर, जैसे मिथुन अगर लग्न है तो 5वां घर संतान का अगर यहाँ पर बैठ गया तो ये बहुत ही संतान के लिए अच्छा नहीं मानते इसको, क्योंकि वो छठे से छठा वो डैमेज करता है संतान को। तो वो कुंडली के अनुसार मंगल बुध अगर क्या उनके संबंध है वो एक अलग विषय है। अभी मैं एक सामान्य परिचय दे रहा हूँ, इसमें बोल रहा हूँ कि मंगल बुध अगर शुभ स्थिति में आए तो क्या दे सकते हैं, पत्रकारिता में क्या दे सकते हैं। गुरु बुध शुक्र जो है बहुत अच्छा बिजनेसमैन तैयार करता है। कहीं पर भी कुंडली में बैठा हो, लेकिन 7वें 10वें वगैरह में बैठा तो बहुत अच्छा। अगर आपस में ये मित्र भी है लग्न के लिए, उस लग्न विशेष के लिए तो बहुत ही सुंदर है बुध शुक्र का। बुध मल्टीपल कई चीज़ों को एक से अधिक की मात्रा में देता है, और शुक्र जो है वो फीमेल प्लैनेट, या फीमेल पुरुष के लिए फीमेल है और फीमेल के लिए पुरुष है, मतलब विपरीत लिंग। तो मल्टीपल विपरीत लिंग बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन हो, मंगल भी साथ में बैठे हो, तो ये कई लोगों से आपके संबंध, प्रेमपूर्ण संबंध ये बनवा देते हैं। और अगर हम बिजनेस पार्टनर, बिजनेस की दृष्टि से देखें तो ये तो शुभ योग है, क्योंकि बुध शुक्र आपको कई साझेदार आपको देते हैं, अच्छे साझेदार देते हैं जिनके साथ आप बिजनेस कर पाते हैं, दूसरी चीज़ें कर पाते हैं। ये बुध शुक्र का जो है शुभ प्रभाव है। सूर्य बुध जो है साथ में बैठे हों तो बुधादित्य योग कहते हैं इसको। बहुत इंटेलिजेंट होता है, सूझबूझ, समझदारी, और ज़्यादातर समय सूर्य बुध साथ में ही रहते हैं। अब बुध बहुत नज़दीक आके अस्त ना हो गया हो, लेकिन फिर भी बुध को उतना खराब, अस्त होने पर भी उतना खराब नहीं मानते, क्योंकि दूसरे प्लैनेट जो है कभी कभी अस्त होते हैं, बुध हमेशा लगभग ही अस्त हो जाता है आसपास होने की वजह से। ठीक है, इसमें भी हम ये देखेंगे कि सूर्य अगर बुध आगे है डिग्री वाइज, बुध आगे है और सूर्य पीछे है तो वो उतना अच्छा फल नहीं देगा। अगर सूर्य कोई पीछे, क्योंकि बच्चा है ना, खुद आगे रहेगा तो गड़बड़ करेगा। अगर सूर्य जिस डिग्री में है बुध उससे थोड़ा पीछे है, इसका मतलब जब हर लग्न में सूर्य पहले आता है बुध पीछे, तो वो बुध ज़्यादा मजबूत देखा गया, उसको ज़्यादा प्रभावशाली देखा गया उस बुध को। और ये अगर 9 मांस 10 मांस में भी उच्च का हो तो फिर बात ही क्या है। जैसे IAS अगर बनना है तो बुध की ज़रूरत है। सूर्य गुरु प्रशासनिक नौकरी के लिए सब कहते हैं कि मजबूत है, स्ट्रांग है, सब ठीक, लेकिन बुध भी चाहिए। बुध बालक है, बच्चा, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ये किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। बुध जो है इसकी अपनी उपयोगिता है। प्रति उत्पन्न मति जिसको कहते हैं, बिल्कुल कहीं इंप्रेस करके आना हो, इंटरव्यू अच्छा करके चला जाना हो, इन सब के लिए, एजुकेशन के लिए पढ़ने की प्रवृत्ति होती है, सीखने की प्रवृत्ति जो है बुध देता है। तो इन सब के लिए बुद्धि की ज़रूरत है। बिना बुद्धि के पढ़ेगा ही नहीं तो फिर वो IAS या PCS क्या बन सकता है। तो बुद्धि, बिल्कुल हर जगह बुद्धि की ज़रूरत है। इंटरव्यू से लेके, प्री से लेके, मेन से लेके, नए नए चीज़ खोजने की जो टेंडेंसी होती है वो बुद्धि के भीतर है। वो है ही पढ़ाई का ग्रह। बुध को देखा जाए तो ज्योतिष का ग्रह है और बुद्धिमत्ता, चतुराई, इंटेलिजेंस का ग्रह है, तो ये है ही। अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या है कि शनि सूझबूझ, समझदारी देता है, वो एक अलग विषय है। वो बिल्कुल मौन हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तो लेकिन अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं तो लोग उसको जानेंगे कैसे। गुरु, ज्ञान बहुत है गुरु के पास, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक्सप्रेस करे। तो कई बार बुध वालों को हम ज़्यादा ज्ञानी समझ लेते हैं। बुध वाले चाहे ज्योतिष में भी सब शब्दों को बेचकर जो है वो आपको लगता है कि वो बहुत ज्ञानी है, लेकिन फिर जब गहराई में जाते हैं तो फिर पता चलता है कि नहीं, बुध अगर उसका अच्छा है तो कम ज्ञान भी है, उसकी प्रस्तुतिकरण अच्छे से करके जो है वो बाजी मार सकता है। वो इंटरव्यू में भी, केवल मैं ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, हर जगह जरूरी नहीं है कि अच्छे नॉलेज वाले ही सब सिलेक्ट होते हैं। जिनका अच्छा बुध रहा, इंटरव्यू अच्छा दे के वो चले आए। अब गुरु जो है, नॉलेज है, अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो अपने लिए नॉलेज है तो ठीक है, फिर वो अध्यात्म में ले जाएगा। विजडम जो है, अब नित्य अनित्य विवेक, वेद उपनिषदों को गहराई से, वेद उपनिषद भी रट के सुना देने की टेंडेंसी तो बुद्धि देगा। जो ज्ञान का प्रवाह जो है कि गुरु से शिष्य में आ रहा, शिष्य से गुरु में जो रट रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, स्मृति जो है वो बुद्ध की वजह से है। ये जरा जरा जो डिफरेंस है ग्रहों को, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बुद्ध ज्ञान है, जरूरी नहीं कि वो जो है प्रदर्शन करता रहे। बिल्कुल हो सकता है मौन रहे, वो कम बोले। हाँ, जब बोलेगा तो ज्ञानपूर्ण बोलेगा, हल्की बातें नहीं करेगा। बुद्ध हल्की बात भी कर देगा। कई कवि जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, जरा देखिए कई बार कितनी हल्की बातें कर देते हैं। वो सबके बस की बात नहीं है। वो गुरु प्रधान व्यक्ति वैसा नहीं कर सकेगा। ये जो है कि खुद भी दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका भी मजाक उड़ रहा है, कोई बात नहीं, ही कर रहे हैं, ये बुद्धि ही कर सकता है। ऐसे सब ऐसा नहीं करवा सकते भैया कि अपनी भी बेइज्जती करवा ली है, सामने वाले की भी बेइज्जती कर दी है। अभी कभी सम्मेलनों में यही तो है। वो ज्ञान सब चुटकुले ही तो सुना रहे, चुटकुले वाले ही बुद्ध हैं। समझिए इनको कि ये चुटकुले वाले ही बुद्ध हैं। और लेकिन
अगर कोई राजनेता है, अगर उसका बुद्ध अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन का घर अच्छा नहीं है, तो भी वो राजनेता नहीं हो सकता। और अगर वो अच्छा बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास विजडम नहीं है। उसके पास विजडम भी हो सकता है, गुरु का भी प्रभाव हो सकता है और बुद्ध का भी प्रभाव हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बुद्ध भी उच्च का है, गुरु भी अच्छा है, शनि भी अच्छा है, इस कारण वो वैसे हैं। अगर कोई अच्छा वक्ता है तो आप समझ लीजिए कि अरे ये तो ऐसे ही केवल बोल रहा है, इसके पास विजडम नहीं। केवल जो हल्का बोलने वाला, मैं सिर्फ उनको क्रिटिसाइज करके कह रहा हूँ, केवल बुद्ध का प्रभाव होगा तो वही त्वरित इंप्रेस कर देगा, बिल्कुल वो अपना काम निकाल के चला जाएगा, गंजे को कंगी बेच कर निकल लेगा वहां से। लेकिन विजडम उसके पास नहीं होगी। वो विजडम तो बृहस्पति ही देगा। इसीलिए ज्योतिष में जो गहरा नॉलेज है, कितने लोग ज्योतिष सीखते हैं आप देखते होंगे, सब बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है। आईएएस की तैयारी करते समय मैंने देखा था कि मैंने घर घर में ज्योतिषी वो देख रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, सब ज्योतिषी होगा, सब बुद्ध के प्रभाव से ज्योतिष को पलट ले रहे हैं, थोड़ा सीख ले रहे हैं, और लोग उसी पर उनसे कुंडली दिखाने जा रहे हैं। बुद्ध वो वाणी अच्छी है तो उसी से काम चला सकता है। नॉलेज कम भी होगा, बुद्ध ज्योतिष का चूंकि कारक है, तो बुद्ध के प्रभाव से वो जिंदगी भर रोजी रोटी चला लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ज्योतिष का उसको गहरा नॉलेज नहीं है। लेकिन जब गुरु का प्रभाव आता है उसके ऊपर, गुरु बुद्ध कॉम्बिनेशन, गुरु भी जब आशीर्वाद देता है, तब जाके ज्योतिष में गहरा उतर पाता है। स्मृति बुद्ध दे रहा है, वो बिल्कुल तुरंत से खोजने की प्रवृत्ति जो है, वो समझने की प्रवृत्ति जो है, बुद्ध के लिए स्मृति भी जरूरी है। ये स्मृति इसलिए जरूरी है कि जैसे आप जो कुंडलियाँ देखें उसमें से अधिकांश याद रहे कि भैया 6ठे और 11वें का इस व्यक्ति का जब मैंने देखा था तो उसका ये प्रभाव रहा था, अभी तक मैं जो 10 कुंडलियाँ देखा उसमें ये प्रभाव रहा है, शास्त्रों ने ये बात कही। स्मृति नहीं रहेगी तो कहाँ से बोलेंगे? अगर कोई का मस्तिष्क स्मृति उसकी तीव्र नहीं है तो ज्योतिष या ही क्या कोई और भी काम वो कैसे करेगा? तो दूसरा काम तो चलिए 1 मिनट के लिए वो कर भी ले, जैसे कि अगर वो प्रोफेसर है, बृहस्पति के प्रभाव से है। मैं कई लोगों को देखा हूँ कि बुद्ध कमजोर भी, वो नोट्स बना के लाता है, पढ़ के उसके बाद आपको सुना देता है। लेकिन ज्योतिष में नोट्स की बात नहीं चलेगी। जब सामने कुंडली आती है, आपको पीछे की सारी वो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि ये जो है दूसरे न्यायालयों के लिए जो है वो स्मृतिगार भी है, क्योंकि उसने जो डिसीजन दे दिया, वो जो रखे हुए हैं वो बाद में काम आते हैं। इसी तरीके से जो आपने पूरी पहले कुंडलियाँ देखी हैं वो सबके अनुभव आपके साथ सम्मिलित होते चले जाते हैं कि कई हजार कुंडली देखे हैं तो आपको चीज़ें सारी बिल्कुल याद नहीं रही, लेकिन कुछ कुछ याद आती कि इसका ऐसा था, इसका ऐसा था, इसलिए ऐसा फल देगा। शास्त्रों की चीज़ें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों की बात याद होगी वही तो ज्योतिष में आगे आपको ले जाएगा, काम करेगा। तो समझ पा रहे हैं बुद्ध का मतलब कितना ज़रूरी है? ये बालक हो, कुमार अवस्था हो, इससे मतलब नहीं है। इसकी जो उपयोगिता है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि वो हमें याद रखने में मदद करेगा ये बुद्ध। और लेकिन हमें बृहस्पति भी चाहिए, विजडम, नॉलेज, भीतर गहरे से चीज़ों को हम समझ पाएं, केवल उथले ही ना रह जाएं। उसके बृहस्पति की जरूरत पड़ेगी, मंगल की जरूरत उसको लॉजिकल बनाने के लिए। इसीलिए बड़े बड़े जो परामर्शदाता हैं वो गुरु की वजह से आईएएस बनेंगे, बुद्ध की वजह से तो भाई क्लर्क बन जाएंगे, वो लेखन से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड इनको काम मिल जाएगा। लेकिन बड़े के लिए तो बृहस्पति चाहिए। आप कैसे भाई, आपको नेताओं को परामर्श देना है, आप अगर आईएएस बनते हैं नेताओं को परामर्श देना है, आपको नीति निर्धारण करना, उसके लिए तो गुरु बुद्ध से केवल काम नहीं चलेगा। बुद्ध से स्मृतियां कलेक्ट करना, इन सब की जगह बुद्ध की उपयोगिता है। लेकिन वो जो विजडम चाहिए, आपको दूरदर्शिता चाहिए कि हमें कैसे लेकर स्टेट जो राज्य है उसको हमको किस दिशा में ले जाना, हमारी नीतियाँ कैसे बनी, उसके लिए तो आपको गुरु चाहिए, शनि चाहिए। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि मैं समझा पा रहा हूं कि बुद्ध जो है वो भी ज्ञान है, चतुराई है, इंटेलिजेंस है। लेकिन चतुर और ज्ञानवान में डिफरेंस है। इंटेलिजेंट और विजडम जो वाइज है उसमें डिफरेंस है। वाइज माने वो बृहस्पति का प्रभाव, और बुद्ध जो है वो थोड़ा सा उससे कम समझ लीजिए। वो बृहस्पति सब जगह हंसी मजाक नहीं करता रहेगा। बुद्ध गुरु जो है ये इसलिए कॉम्बिनेशन जो बैंकिंग वगैरह में भी अच्छा काम करते हैं, बुद्ध लेखन से संबंधित है, गुरु जो है बैंक, फाइनेंस, इन सब से संबंधित है। और शेयर वगैरह, सट्टा वगैरह भी जो बुद्ध की वजह से। और बुद्ध गुरु जो है धन का कारक है। बुद्ध अगर अच्छा हो, गुरु अच्छा हो तो शेयर से बहुत कमवा सकता है। स्पेशली जो है 8वां घर अनएक्सपेक्टेड इनकम के लिए, और फिफ्थ जो है इंट्यूशन, अंतर्मन। देखिए अंतर्मन तो सब जगह ही ज़रूरत है अंतर्मन की, चाहे ज्योतिष का फील्ड हो, शेयर मार्केट का फील्ड हो, डॉक्टर हो। अगर वो इंट्यूशन नहीं है तो सही बीमारी सही समय पर पकड़ नहीं पाएगा वो। 5th हाउस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मामले में। बुद्ध का उससे अगर संबंध हो जाना, गुरु वगैरह की उस पर दृष्टि आना, इन सब चीज़ों के लिए, चाहे वो शेयर हो, ज्योतिष हो, स्टॉक, ये जो डॉक्टर वाला हो, कोई भी इंट्यूशन से रिलेटेड अगर काम है आपको, जहाँ पे इंट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, 5th का बहुत ही संबंध है। और बुद्ध को कहते हैं कि जल्दी रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि
जैसे सूर्य हमने कहा था कि पृथ्वी से नज़दीक चंद्रमा है और जल्दी परिक्रमा 2.25 दिन में परिक्रमा करता है, वैसे ही सूर्य जो है बुध जो है सूर्य के आगे पीछे ही वहाँ नाचता रहता है, छोटा ग्रह है तो जल्दी रिजल्ट देने वाला। इसलिए कहते हैं कि जब बुध की दशा आती है तो शुरुआती 3-4 महीने में ही वो अपने रिजल्ट देने लगता है या दे देता है बुध। और इसी तरीके से कुंडली में भी जिस घर का स्वामी वहाँ से संबंधित जल्दी रिजल्ट देने की टेंडेंसी, अगर सप्तम भाव से संबंध जोड़ लेता है, सप्तमे से संबंध जोड़ लेता है तो कहते हैं कम उम्र में शादी। कम उम्र भी जो है वो देश काल पात्र के अनुसार डिसाइड करेंगे। अगर राजस्थान जैसे जगह पे कि 50% शादियाँ जो हैं वो 50% शादियाँ जो है 18 साल 16 साल से कम में हो जाया करती थी, तो वहाँ के लिए वो जो है 18 साल जो है वो आदर्श उम्र है, वहाँ जल्दी मतलब 14 में करवा देगा। और कहीं अगर 27 साल अगर नॉर्मल शादी की उम्र है तो वहाँ जल्दी का मतलब कि 22-24 में करवा देगा। देश काल पात्र के अनुसार इसका प्रेडिक्शन देखते हैं। और अगर पापी प्रभाव हो तो जरूरी नहीं कि जल्दी शादी होगी, फिर देरी, अगर शनि का प्रभाव हो, दूसरे देरी करने वाले ग्रहों का प्रभाव हो तो डिले हो जाएगा। केवल एक चीज़ देख के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भैया बुध अगर, वैसे तो अगर मतलब हर मीन और धनु लगन के लिए बुध जो है, धनु लगन के लिए 7वें घर का स्वामी मिथुन हो जाएगा, बुध की राशि पड़ेगी, और मीन लगन के लिए 7वें घर का स्वामी कन्या हो जाएगा। तो सारे मीन लगन वाले और धनु लगन वालों की जल्दी शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कई बार लोग इसी से चूक जाते हैं। इसी तरीके से कर्क लगन और सिंह लगन में सप्तम भाव का स्वामी शनि हो जाता है तो उसके लिए प्रिडिक्ट कर देते हैं कि देरी से शादी होगी। ऐसा नहीं, लग्न कोई भी हो, अगर बुध का प्रभाव है और दशा भी वैसी मिल जा रही है तो फिर उसके जल्दी विवाह हो सकते हैं। और शनि वगैरह का प्रभाव है, अगर ऊपर से न भी दिख रहा हो नक्षत्रों में दूसरी जगह पे, तो फिर डिले करवा देता है। बुध कोई भी संतान के घर से अगर संबंध जोड़ेगा तो वहाँ पे जल्दी करवा सकता है। हर जगह जल्दी कराने के लिए, क्योंकि थोड़ा जल्दबाज है, बालक है। देखिए, समझने के लिए जो वास्तव में ग्रहों की पोजीशन खगोलीय दृष्टि से है, मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे ऋषियों ने कैसे हो तो देखा नहीं था कि बुध का अपना वायुमंडल नहीं है। बुध एक छोटा ग्रह है तो बहुत ही कमजोर हो गया है कि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स उसके भीतर नहीं है बिल्कुल से। और कहानी के रूप में सच में क्या घटना है वो तो पता नहीं, लेकिन कहानी के रूप में हमने उसे कुमार बच्चे के रूप में प्रस्तुत किया। और दूसरा जो मैं चंद्रमा के दिन बताया था, जो सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बता दूं कि बृहस्पति की पत्नी का हरण करके चंद्रमा लेके चले गए थे। चंद्रमा एक पुरुष के रूप में, ग्रहों के रूप में उनको स्त्री मानते हैं लेकिन वैसे वो पुरुष ग्रह हैं, तो वो लेके हरण करके चले गए थे। और उनके बलात् संबंध से, सहवास से बुध की उत्पन्न हुआ। इस कारण बुध को अपना पुत्र मानते हैं। बुध नाजायज पुत्र है उनका, बुध को अपना पुत्र मानते हैं। और बुध की दोनों राशियों में चंद्रमा सहज महसूस करते हैं, मिथुन में भी और कन्या में भी। लेकिन बुध चंद्रमा की राशि कर्क में सहज महसूस नहीं करता है। बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। आज भी मैंने बुध बोला कि मित्र कौन है, सूर्य और शुक्र मित्र हैं, मंगल गुरु शनि सम है, लेकिन शत्रु कौन है, शत्रु जो है वो चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। और इत्तेफाक की बात है कि इसी राशि में जो आश्लेषा नक्षत्र है, दूसरी जगह जो उनका नक्षत्र है वृश्चिक में ज्येष्ठा और मीन में रेवती, उसमें बुध का नक्षत्र उग्र नहीं है। लेकिन यहाँ जो बुध का नक्षत्र है आश्लेषा, वो उग्र नक्षत्र है। नाग उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान राम के लक्ष्मण जी जो हैं वो जो है मैं बताया था कि भगवान राम, भरत और लक्ष्मण जो है तीनों का ही कर्क राशि। भगवान राम का पुनर्वसु नक्षत्र है, भरत जी का पुष्य नक्षत्र है और लक्ष्मण का आश्लेषा नक्षत्र है। और लक्ष्मण भी जो है वो नाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वही बुध का नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र। तुरंत से एकदम कुपित हो जाते हैं, तुरंत से बिल्कुल डिसीजन ले लेते हैं। बुध का जो है कादर मन कहूँ एक धारा, देव देव आलसी पुकारा। भगवान राम पे गुरु का असर है, पुनर्वसु का। तो गुरु धीर गंभीर है। और लक्ष्मण जी को देखिए कि वो बिल्कुल से एकदम से धड़ाक से एकदम से कहते हैं कि भाई तुरंत से समुद्र को सुखा देना है। वो बालकों वाले कुछ गुण जो है बुध का असर, आश्लेषा बुध का वो जो गुण है। और ऊपर से नाग है, वो आश्लेषा नक्षत्र का प्रतिनिधित्व नाग करता है, उसके देवता। तो वो नाग का प्रभाव जो है उस आश्लेषा के ऊपर है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं गुरु शनि बुध इंटेलिजेंस में भी विजडम और चीज़ों को कुछ हद तक समझा पाया हूँ कि आगे जब आप लोग पढ़ें ज्योतिष को और सीखें तो कुछ शायद मार्गदर्शन करने में मेरा सहयोग हो पाए, मेरी ये वीडियो आप लोग काम आ सके। फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।